हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 6 मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरे के बारे में। और एक्सरे के दोनों टाइप हम देखेंगे, कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। वैसे तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे टाइप हैं, आप जितने भी बुक देखेंगे उसमें अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बट हम यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, अगर आपको क्लासिफिकेशन को देखना है और समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर हमने एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन है, जैसे आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट के बेसिस पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और उसके बाद बहुत ही फेमस टॉपिक है आपका न्यूक्लियर फिजन, और जहाँ पर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन का ये रिएक्शन कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक जो मॉडर्न फिजिक्स के बच गए थे, आज के इस लेक्चर में ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और मॉडर्न फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी। जीआईसी लेक्चरर के लिए बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी लंबा चौड़ा सेक्शन है उसका, तो जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम यूपी पीजीटी के एग्जाम के बाद कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्स रे क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो एक्स रे वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉन्जन इन, रॉन्टजन भी पढ़ते हैं इसको, या टी साइलेंट होता है तो रॉन्जन लिखा जाता है, इन 1895 and he was awarded by Nobel Prize for this work in 1901, ठीक है। तो रॉन्जन नाम के साइंटिस्ट ने 1895 में एक्सरे की खोज करी थी और इसी के लिए इनको सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया। जब साल 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज़ मिला एक्सरे की खोज के लिए, ठीक है। अब एक्सरे क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज को अगर आपको समझना है, वैसे तो आगे हम और चीज़ों को पढ़ेंगे, फार्मूला बेस्ड स्टडी भी करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू अगर हम दे दें तो आप ध्यान रखें कि इट इज़ अ हाईली पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बताया था गाए यूवी इन माई रेडियो से, तो उसमें आपने देखा था गामा रेज के जस्ट बाद एक्स रेज आती है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता है उसमें जो हाईली पेनेट्रेटिंग पावर या हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है गामा रेज। गामा रेज के मतलब जब सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर है वो तो गामा रेज की है, उसके जस्ट बाद जिसका नंबर आता है वो क्या है, एक्स रेज है, ठीक है। तो इनकी भी जो पेनेट्रेशन पावर है या एनर्जी होती बहुत ही ज़्यादा होती है। गामा रेज के बाद दूसरे पोजीशन पर आती है एक्स रेज। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पता है वो सब एक्सरे की प्रॉपर्टी हो जाएंगी, क्योंकि एक्सरे खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। तो एक यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि एक्सरे की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एक्सरेज होती हैं इनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो एक्सरे का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास ये जो सेटअप है इसको हम बोलते हैं कूलीज ट्यूब, है ना, कूलीज नलिका बोलते हैं, कूलीज ट्यूब या एक्सरे ट्यूब बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, तो एक आपके पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गन आप इसको कह सकते हैं, यानी एक फिलामेंट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, क्योंकि जब हम इस फिलामेंट को गर्म करेंगे, है ना, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, जब हम इस फिलामेंट को गर्म करेंगे तो थर्मियानिक इमिशन यानी हीट की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स चाहिए या इलेक्ट्रॉन गन चाहिए। दूसरा हमारे पास एक टारगेट चाहिए, मेटालिक टारगेट चाहिए, एक ऐसा टारगेट जिसका मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक नंबर ये सब हाई रहे। तो ऐसे टारगेट की हमें रिक्वायरमेंट होती है एक्स रे को प्रोड्यूस करने के लिए।
तो कई बार तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास टारगेट होता है, टारगेट मटेरियल होता है, उसकी क्या खास बात होनी चाहिए। तो उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होना चाहिए, एटॉमिक नंबर Z हाई होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर एक्सरे आपको मिलेगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, तो तीसरी चीज़ है इस इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ फिलामेंट को गर्म करने से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है। जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जाकर के इस मेटल से टकराते हैं तभी एक्सरे यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराने के लिए या इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर वोल्टेज लगाने की ज़रूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसलिए क्या करते हैं, फिलामेंट को एक हाई पोटेंशियल वाले एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जो किलो वोल्ट के रेंज का होता है। और मोस्टली देखेंगे इसको आप तो 200 किलो वोल्ट के रेंज का जो है वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो निगेटिव टर्मिनल को फिलामेंट से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को इस टारगेट मटेरियल के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि जो हमारा टारगेट है वो एनोड का काम कर रहा है और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ पर वो कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जब यहाँ पर हाई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करते हैं इन दोनों के बीच में, तो जितना ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे आपको पता है इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। ये कैथोड है और ये एनोड है, तो जितना ज़्यादा इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसका पोटेंशियल नेगेटिव है तो पोटेंशियल का डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा। दैट मीन्स आपने उतना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया है, और जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा K = E × V। ये फार्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, W = Q × V करते थे, तो वहाँ Q की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, ठीक। अब इसमें देखिए होता क्या है, जब हम यहाँ पर हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और इस फिलामेंट को गर्म करते हैं, तो फिलामेंट को गर्म करने से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो जाता है, और एक्सीलरेट होने की वजह से इसके पास एक हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जो डिपेंड करेगी कि आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है। जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मेटल से जाकर के यहाँ पर टकराता है तो टकराने के बाद एक्स रे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है कि ये प्रोसेस जब हो रहा होता है तो यहाँ पर चूंकि ये काइनेटिक एनर्जी जब ये इससे जाके टकराता है मेटल से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का काफ़ी हिस्सा, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, लगभग 90 to 98% इसकी काइनेटिक एनर्जी का जो हिस्सा होता है वो यहाँ पर हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये मेटल बहुत ही गर्म हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि टारगेट का जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस आप नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है ताकि ये जल्दी से पिघले ना। और इस हीट को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक ट्यूब लगा होता है जिसमें लगातार पानी इधर से इंटर कर रहा होता है, और वो पानी इधर आता है और यहाँ पर हीट जो रहता है उसको तुरंत, अब चूंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये जितना भी हीट है उस हीट को ये ट्रांसफ़र करता है वाटर को, और वो वाटर हीट को लेकर के फिर आगे निकल जाता है। तो ये वाटर आता है, हीट को लेता है, बाहर जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा ठंडा बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कुलीज ट्यूब का वर्क, जिसकी हेल्प से हम एक्स रे को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो एक्स रेज होती हैं, अगर हम इन एक्स रेज की को क्लासिफाई करें तो एक्स रेज दो टाइप की होती हैं। एक होता है कंटिन्यूअस एक्सरे और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के प्रोड्यूस होने का अलग अलग तरीका है। किस कंडीशन में हमें कंटिन्यूअस एक्सरे मिलता है और किस कंडीशन में हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलता है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि कुलीज ट्यूब की हेल्प से किस तरीके से एक्सरे का प्रोडक्शन किया जाता है। जो एक्सरेज हमें कुलीज ट्यूब से मिलती हैं, जब हम उनके वेवलेंथ और उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी को एनालाइज करते हैं और उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इससे पहले तक
जो वेवलेंथ में चेंज हो रहा है और उनके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ इंटेंसिटी मिल रही है और आगे कुछ वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक स्मूथ चेंज हो रहा है या बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे वेवलेंथ और इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इधर देखिए वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और यहाँ पर कुछ एक वेवलेंथ पर आपको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी घट रही है। लेकिन अचानक से यहाँ पर एक शार्प पीक मिलता है, एक वेवलेंथ रेंज के लिए इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और ऐसे और भी बहुत सारे पीक मिलते हैं, यानी कुछ और भी ऐसे वेवलेंथ रेंज हैं जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी अचानक से बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इन दोनों ये जो पीक हम दिखा रहे हैं इस तरह के एक्स रेज को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे, और जो इधर स्मूथ चेंज हो रहा है जिनकी वेवलेंथ या उनके करस्पॉन्डिंग रेडिएशन में, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्स रे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स रेज के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि एक्स रेज दो टाइप की होती हैं, कंटिन्यूअस एक्स रे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे। कंटिन्यूअस एक्स रे के ओरिजिन का मेन कारण क्या है और कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे के ओरिजिन का मेन कारण क्या है, यानी इस ओरिजिन को हम यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने कुलिज ट्यूब में ये देख लिया कि कुलिज ट्यूब में क्या होता है कि फिलामेंट से जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो मेटल के एटम से जाकर के कोलाइड होते हैं और उसकी वजह से रेडिएशन या हमें एक्स रेज मिल जाती है। लेकिन जो एक्स रेज हमें मिलती हैं उन एक्स रेज के वेवलेंथ का अपना एक रेंज होता है। ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर वेवलेंथ है, वेवलेंथ का पूरा एक रेंज होता है। तो इस रेंज में हम ये देखते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है, ऐसी बहुत सारी एक्स रेज मिलती हैं। इस वेवलेंथ वाली ऐसी एक्सरेज मिलती हैं जिनका अमाउंट ज़्यादा, इंटेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक्सरेज क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, रेडिएशन ही तो है, यानी फोटॉन ही तो है। तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा फोटॉन मिल रहे होते हैं, कुछ दूसरे पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए भी बहुत ज़्यादा हमको फोटॉन मिल रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी वेवलेंथ है उनके करस्पॉन्डिंग जो फोटॉन है उनका नंबर स्मूथली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर कारण समझने वाले हैं कि कंटिन्यूअस एक्सरे के प्रोड्यूस होने का कारण क्या है। तो फिलामेंट से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जब टारगेट एटम से जाकर के टकराता है तो दो घटनाएं वहां पर होती हैं। एक की वजह से कंटिन्यूअस एक्सरे मिलता है और दूसरी वाली घटना की वजह से, फेनोमेना की वजह से हमको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि कंटिन्यूअस एक्सरे कब मिलता है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन हमारा टारगेट के एटम से जाकर के टकराता है तो टकराने के बाद वो अपनी एनर्जी को लूज कर देता है ना, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर के टारगेट के एटम से टकराता है, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के टारगेट के एटम से टकराता है और इसकी एनर्जी लूज हो जाती है, ये कम हो जाती है। तो जितनी इसकी एनर्जी कम हुई, जितनी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई, उसी एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी ये आप कह लीजिए जितनी एनर्जी इसकी कम हुई वो एनर्जी दो रूपों में खर्च होती है। एक तो उस खर्च हुई एनर्जी का कुछ हिस्सा रेडिएशन के फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में हमें मिलता है जिसको हम एक्सरे बोल रहे हैं, और बाकी का जो हिस्सा है वो इस कोलाइडिंग एटम की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है ना। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है और टारगेट जो मटेरियल है उसमें बहुत सारे एटम हैं, जाकर के किसी एटम से टकराता है, तो बहुत सारे एटम से टकराता है, सिर्फ एक से नहीं, जाकर के जब टकराता है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जो एनर्जी डिक्रीज, चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड करता है ना हमेशा हर जगह पर, तो जितनी एनर्जी ये लूज करता है उस एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ पर रेडिएशन के फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में, हमें एक्सरे के फॉर्म में दिखाई देता है या मिलता है। सॉरी, दिखाई नहीं देता, ये इनविजिबल रेज हैं, ये विजिबल रीजन में नहीं आती, ये दिखाई नहीं देंगी। तो कुछ हमें एक्सरेज यहाँ पर मिल जाती है और बाकी की जो एनर्जी इसकी खर्च हुई है वो इस कोलाइडिंग एटम की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, जिसकी वजह से ये आगे के एटम से जाकर के टकराता है और ये हीट को भी प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखें कि जब हमारा ये एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन जाकर के टारगेट एटम से टकराता है तो अपनी एनर्जी, जो उसकी एनर्जी खर्च हुई होती है वो दो रूपों में खर्च होती है, यूज होती है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कंटिन्यूअस एक्सरे हमें देती है, बाकी की जो एनर्जी है वो हीट प्रोड्यूस करती है, जो हम आपको कुलिज ट्यूब में बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी का काफ़ी हिस्सा यहाँ पर कोलाइडिंग एटम की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है।
इसी तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ टकराता है तो ये वाली फिनोमेना हुई, अगले एटम के भी साथ टकराएगा, अगले एटम के भी साथ टकराएगा और लगातार ये टकराता जाएगा और अपनी एनर्जी को इस तरीके से खर्च करता जाएगा। लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन की टोटल काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब आगे जाता है तो टारगेट मटेरियल के डिफरेंट एटम से वो टकराता रहता है। तो पहले एटम से टकराएगा, कुछ एनर्जी वहाँ खर्च हो जाएगी, जो खर्च होगी वो क्या होगा, उसमें से फोटोन निकलेगा, जो एनर्जी खर्च हुई है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर हमको कंटिन्यूअस एक्सरे देगा और बाकी हिस्सा इस कोलाइडिंग एटम की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, जिसकी वजह से ये मूव करेगा और हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अभी पूरी तरह से खत्म हुई नहीं है, एक ही एटम से टकराया है, तो जो बची हुई उसके पास एनर्जी है उसकी वजह से वो आगे के एटम से भी टकराती है और उन आगे के एटम से टकराती है और उनमें से कुछ एनर्जी रेडिएशन निकलती है एक्सरे के फॉर्म में, बाकी उसकी हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो आप सोचिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन जब पहले वाले एटम से टकराया होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर खर्च किया होगा और उसके बाद इसकी एनर्जी काफ़ी कम हो गई है। अब ये इससे टकराने के बाद जब आगे बढ़ेगा, दूसरे एटम से टकराएगा तो इसको क्या करेगा, कम एनर्जी देगा, क्योंकि इसके पास अब कम एनर्जी बची है, ज़्यादातर एनर्जी यहीं पर खर्च हो गई है रेडिएशन के फॉर्म में और इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो आगे बढ़ेगा तो फिर से जो एनर्जी है वो यहाँ पर भी कुछ खर्च होगा रेडिएशन के फॉर्म में और इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कुछ और एनर्जी अभी इसके पास बची हुई है, आगे बढ़ेगा और आगे किसी और एटम से टकराएगा, वहाँ पर भी अपनी एनर्जी को खर्च करेगा और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन की टोटल काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और हमें क्या मिला, एक्सरे एक्सरे एक्सरे, हीट हीट और हीट, मतलब ढेर सारा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा और हमें डिफरेंट वेवलेंथ की एक्सरेज मिलेंगी। डिफरेंट वेवलेंथ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी खर्च किया है तो ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एक्सरे मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा कम एनर्जी खर्च हुआ है तो यहाँ जो फोटोन इमिट होगा, जो एक्सरे हमें मिलेगा, उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो जो हमें एक्सरेज मिल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत ही स्लाइड या ग्रेजुअल चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है या डिफरेंस आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपको ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में एक बहुत ही स्मॉल चेंज करेंगे तो जो इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के प्रोडक्शन का मेन कारण ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जाकर के टारगेट एटम से टकराए और अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च करे, जो कि उस कोलाइडिंग एटम की काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट एक्सरे के फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारा एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो जब एटम से टकराता है तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो एक्सरे प्रोड्यूस करने में खर्च होती है, इस एटम की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कुछ भी खर्च नहीं होता या इसको हमने कोई भी यहाँ पर ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि ये एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को कंटिन्यूअस एक्सरे को प्रोड्यूस करने में खर्च कर रही है, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट वाला प्रोसेस खत्म रहे या न रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इमिटेड फोटोन या फिर इमिटेड कंटिन्यूअस एक्सरे की एनर्जी। और अगर ये टोटल की टोटल एनर्जी यहाँ पर खर्च हो रही है फोटोन के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटोन हमें मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी वहाँ पर रेडिएशन को इमिट करने में खर्च हो रही है। जब कम एनर्जी खर्च हो रही थी तो कम एनर्जी का फोटोन मिल रहा था, जब पूरी एनर्जी खर्च होगी तो मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन हमें मिलेगा। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम वेवलेंथ, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन अपनी टोटल एनर्जी को खर्च कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्सरे को प्रोड्यूस करने में, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं EV इक्वल टू एच न्यू मैक्स इज इक्वल टू एच सी लैम्डा मिनिमम। और ये लैम्डा मिनिमम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखें लैम्डा मिनिमम का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे ट्रांसपोज करके, तो एच सी अपान में EV, एच सी और E की वैल्यू पुट करेंगे तो 12375 और अपान में V आ जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर जो एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पुट कर देंगे तो आप लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे सीधे एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ध्यान रखें आप
कि जो लैम्डा मिनिमम होगा, लैम्डा मिनिमम यही है, लैम्डा मिनिमम का मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप कहिए या फिर मिनिमम वेवलेंथ कहिए, यानी जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसमें एक मिनिमम वेवलेंथ है, इससे कम वेवलेंथ का कोई रेडिएशन या कोई एक्सरे हमें नहीं मिलता। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड या फिर कट ऑफ वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ का फार्मूला ध्यान रखें। और इस वाले ये जो लॉ लिखा गया, ये जो फार्मूला लिखा गया, इसको हम बोलते हैं डॉन हंट लॉ, डॉन हंट लॉ बोलते हैं इसको। और इसी के ऊपर बेस्ड आपको वोल्टेज वगैरह दिया जाएगा और आपसे लैम्डा मिनिमम पूछा जाएगा या लैम्डा मिनिमम दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस वोल्टेज पर ऐसा पॉसिबल हुआ, वो वोल्टेज बताइए। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लैम्डा मिनिमम है, मतलब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड कट ऑफ वेवलेंथ है, वो टारगेट जो मटेरियल है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने एनोड और कैथोड के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया था। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि लैम्डा मिनिमम डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है। और आप देखिए कि ये जो भी फिनोमेना अभी आप पढ़ रहे हैं एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए, वो कौन से फिनोमेना है? इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर रेडिएशन को इमिट करते थे, इंसिडेंट करते थे, और रेडिएशन को इंसिडेंट करने से क्या होता था, उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगता था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब इंसिडेंट कर रहे हैं मेटेलिक सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से रेडिएशन या एक्स रे हमें मिल रहा है। तो जस्ट उल्टा हुआ ना, वहाँ रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से रेडिएशन या एक्सरे इमिट हो रहा है। दैट मीन्स एक्सरे का जो प्रोडक्शन है उसको हम इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का पूरा मामला क्लियर हो गया, फार्मूला भी आपने देख लिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ आपने पढ़ लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये वाला जो हमें एक्सरे मिलता है जिसके करस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है, उसका कारण क्या है। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है जब कोई इलेक्ट्रॉन जाकर के टारगेट एटम से टकराता है। तो पहली पॉसिबिलिटी की वजह से ये हमें कंटिन्यूअस एक्सरे मिलता है। दूसरी वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ऐसा हो सकता है कि जो हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हो, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जब टारगेट एटम से जाकर के टकराए तो टारगेट एटम को वो पेनेट्रेट कर दे, और पेनेट्रेट करते हुए अंदर वाले किसी ऑर्बिटल से किसी एक इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल दे। जैसे ये हमारा फिलामेंट से चलने वाला एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है, और वो आकर के टारगेट जो मटेरियल है उसके किसी एक एटम को पेनिट्रेट करते हुए गया, और जो के सेल है, KLMN ऐसे सेल होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑर्बिट है, तो KLMN इस तरीके से नाम दिया जाता है। तो जो के सेल है उसके ये जाकर के एक इलेक्ट्रॉन को से टकराता है और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो कुल मिलाकर के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलते हैं, एक जो हमने इंसिडेंट किया था एक्सिलरेट करके, और एक दूसरा यहाँ से जो के सेल से निकला हुआ है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इलेक्ट्रॉन अगर पेनिट्रेट करते हुए जाए और अंदर के सेल के किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो यहाँ एक वैकेंसी हो जाएगी, और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इसके ऊपर का जो ऑर्बिट है या सेल है उसका कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह को भरने के लिए यहाँ पर आ जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से एक रेडिएशन इमिट होता है। यही रेडिएशन हमें क्या दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, तो आपको ध्यान रखना है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के प्रोडक्शन का मेन कारण क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एटम को पेनिट्रेट कर जाता है और अंदर वाले सेल के किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो ऊपर वाले या हायर लेवल वाले सेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो उस जगह को फिल करने के लिए यहाँ पर ट्रांजिशन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यहाँ रेडिएशन इमिट होता है जो हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे देता है। ठीक है। अब जो कंटिन्यूअस एक्सरे है उसको कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूअस चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का नाम कैरेक्टरिस्टिक इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो हमें एक्सरे ये मिलेगा, ये जो रेडिएशन हमें मिलेगा उसका वेवलेंथ कितना होगा ये डिपेंड करता है, या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये डिपेंड करता है इस टारगेट एटम के नेचर पर। अलग अलग मटेरियल के लिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का वेवलेंथ अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ जो हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलता है उसकी एनर्जी या उसका वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी टारगेट मटेरियल के नेचर पर या कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, है ना। तो ये एटम या मटेरियल की
कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम ये मान लें कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसने के सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, तो जब के सेल के इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालेगा तो इसको भरने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ से आएगा, के के बाद ये क्या है, एल सेल। तो एल सेल का इलेक्ट्रॉन इस के सेल में आएगा और ऐसे में जो हमें एक्सरे का जो पीक मिलता है उसको हम बोलते हैं के अल्फा। क्या बोलते हैं, के अल्फा। इसी तरीके से अगर इस वैकेंसी को भरने के लिए एल की बजाय ये के है, एल है, उसके बाद एम है, अगर एम वाले सेल का कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के के सेल की वैकेंसी को भर रहा है तो यहां पर जो रेडिएशन हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, के बीटा। ठीक है, और के अल्फा के होने के चांसेस के बीटा की तुलना में ज़्यादा होते हैं, यानी ये प्रोसेस ज़्यादा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग हमें रेडिएशन ज़्यादा मिलता है। इसको आप एनर्जी लेवल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यह है के एल एम एन। अगर ये हमारा एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इसको भरने के लिए कौन कौन आ सकता है, एल सेल से कोई आ सकता है, एम से आ सकता है, एन से आ सकता है। तो अगर कोई एल से आएगा इस वैकेंसी को भरने के लिए तो उसको के अल्फा बोलेंगे, अगर एम से आएगा तो उसे के बीटा बोलेंगे और एन से आएगा तो उसे के गामा बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से और भी ढेर सारे हो सकते हैं, बस हमने यहाँ पर 3 दिखाया हुआ है कि अगर के सेल का इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको भरने के लिए जो भी लोग ऊपर से आते जाएंगे एक सीक्वेंस में, उनका नाम के अल्फा, के बीटा एंड के गामा, इसी तरीके से आगे नाम लिखते जाएंगे। और इसी तरीके से आप देखिए, हो सकता है कि हमारा एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन के सेल की बजाय एल सेल के इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो एल सेल के इलेक्ट्रॉन को अगर ये निकालेगा तो इसको भरने के लिए कौन आएगा, तो एम सेल के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एन सेल के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऊपर ओ सेल के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब एल सेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसको भरने के लिए जब एम सेल से आएगा तो उसे एल अल्फा कहेंगे, एन से आएगा तो उसे एल बीटा कहेंगे, ओ से आएगा तो उसे एल गामा कहेंगे। इसी तरीके से और भी कोई नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आप प्रिपेयर रखें। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक्सरे में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में। मोजले नाम के साइंटिस्ट ने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को स्टडी किया और इसके बेसिस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। और इन्होंने पहली बार इस स्टडी के बेसिस पर एटॉमिक नंबर जैसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया, या कह लीजिए उसको पहली बार इन्होंने पहचान में लाया कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। यानी पीरियोडिक टेबल जो इसके पहले बना हुआ था वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर नहीं था, वो उनके मास नंबर के बेसिस पर था, या आप कह सकते हैं मास या वेट के बेसिस पर था। इन्होंने पहली बार इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को स्टडी किया, उनकी फ्रीक्वेंसी और जो डिफरेंट एलिमेंट थे अलग अलग पोजीशन पर उनके बीच में ग्राफ खींचा और देखा कि अलग अलग पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन हमें मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग मिल रही है। इसका मतलब इमिटेड फ्रीक्वेंसी और पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन पर जो एलिमेंट है उनके सीक्वेंस में कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से ये हमें एक पैटर्न मिल रहा है। तो अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए एलिमेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की ये फिनोमेनन को मोजले ने स्टडी किया और उसके उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये इमिटेड रेडिएशन या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। और इन्होंने पहली बार जेड जैसी चीज़ को बताया जिसको हम बोलते हैं आज एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जो ए है ये कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं मोजले कांस्टेंट, और जो बी है इसको कई जगहों पर सिग्मा से भी एक्सप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये पूरा अगर जेड माइनस बी देखें तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जेड को तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जेड माइनस बी पूरा अगर ले लें, जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट आपका कवर हो गया एक्सरे से रिलेटेड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, एक्सरे की प्रॉपर्टीज को और इनके जो दूसरे टाइप हैं जिनको हम हार्ड रे या सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं, इन सारी बातों को समराइज करेंगे। चलिए, तो पेनिट्रेशन पावर के बेसिस पर एक्सरे को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है एक्सरे को, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। तो सॉफ्ट एक्सरे किसको बोलेंगे, जिनका पेनिट्रेशन पावर कम होगा उसको सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं, जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है उसको हार्ड एक्सरे बोलते हैं। पेनिट्रेशन पावर किसका ज़्यादा होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो जो हार्ड एक्सरे होते हैं उनका वेवलेंथ कम होता है, यानी कम वेवलेंथ वाली जो एक्सरेज होती हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं ज़्यादा वेवलेंथ वाली एक्सरे की कंपेरिजन में।
ठीक है, जिनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होने से एनर्जी कम होती है और एनर्जी कम होने से उनका पेनिट्रेशन पावर भी कम होता है। तो कम वेवलेंथ वाली एक्सरे ज़्यादा खतरनाक होती है ज़्यादा वेवलेंथ वाली एक्सरे से। इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर यहाँ पर दिया गया है, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। ठीक है, बाकी हमने आपको बता दिया शुरुआत में ही कि जो एक्सरेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब एक्सरे की प्रॉपर्टी हो जाएंगी, बट फिर भी यहाँ पर कुछ को मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे इट डिफ्रैक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ आप समझते हैं, अगर आप रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं क्रिस्टल के ऊपर और उसका जो वेवलेंथ होता है वो इनके डिफरेंट जो क्रिस्टल्स के बीच का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन के इक्विवेलेंट या उसके ऑर्डर की इसकी वेवलेंथ है, तो ऐसे में डिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है। इसी को हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। तो किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ये फार्मूला ब्रैग ने दिया था, तो इसको बोलते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, यही फार्मूला है, इसी को हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ है और n का मतलब ऑर्डर है, ये nth ऑर्डर है, और d का मतलब यहाँ पर है सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखें ब्रैग्स लॉ का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्सरे के लिए अगर हम ये फार्मूला यूज करें, जैसा कि हमने आपको ये बताया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, आपने देखा था कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 1/λ यहाँ होता है z², और सॉरी यहाँ b नहीं बल्कि रिडबर्ग कांस्टेंट r होगा 1/n1² माइनस 1/n2²। लेकिन जब एक्सरे के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, जो एक्सरेज इमिट होती हैं उनके लिए फार्मूला अगर यूज करें तो ये फार्मूला आप लिख सकते हैं 1/λ इक्वल टू z माइनस b स्क्वायर r 1/n1² माइनस 1/n2²। मतलब किसी भी एटम को जब हम एक्साइटेड करने के लिए विजिबल लाइट डालते हैं तब नहीं, एक्सरे अगर इंसिडेंट करें तो ऐसे केस में इमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको z की जगह पर z माइनस b यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे पीछे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक्सरे के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, z माइनस b, जहां पर b क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई जो आपको पहली बार सुनने को मिला है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वैक्यूम में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ये कर लीजिए एक्सरेज की जो एनर्जी होती है वो चूँकि ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर सकती हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से। और लास्ट पॉइंट है इट कैन पेनेट्रेट इनटू सेवरल मेटल्स। आपको पता ही है कि एक्सरे का यूज़ किस लिए किया जाता है, बहुत सारे मेटल को ये पेनेट्रेट कर सकती है। और जैसे हमारी बॉडी का भी एक्सरे निकाला जाता है तो ये जो स्किन होती है उसको पेनेट्रेट कर जाती है, लेकिन हड्डियों को पेनेट्रेट नहीं करती है, जिसकी वजह से उसका हमें शैडो दिखने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरे बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सरे के बारे में कि एक्सरे का जो स्पेक्ट्रा होता है, जो उनकी वेवलेंथ और ये सारी चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी है उसमें, और विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रा होता है, इन दोनों के ओरिजिन होने में या जो भी कंक्लूजन यहाँ जो रिजल्ट हमें मिलता है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वैसे तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, लेकिन दोनों के ओरिजिन होने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रा की। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा जो होता है या स्पेक्ट्रम जो होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, या कह लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। यानी विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी एनर्जी कम हो जाएगी। जबकि इसका वेवलेंथ कम होता है एक्सरे का, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से एनर्जी ज़्यादा होता है। तो दोनों में एक डिफरेंस आप ये कर सकते हैं। सिमिलरिटी तो है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और दोनों के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो मिलेंगी ही, लेकिन एक डिफरेंस आप ध्यान रखें यहाँ पर कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, और इसकी एनर्जी कम होती है यानी इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रा अराइजेज ड्यू टू ट्रांजिशन इनटू इनर कंप्लीट सेल। यानी यहाँ पर एक्सरे के ओरिजिन होने के लिए जो ट्रांजिशन होता है वो कहाँ पर होता है, इनर कंप्लीट सेल में। आपने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन जो आता था एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, वो एक एटम के अंदर जहाँ पर ये फिल इसका सेल कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के सेल में,
और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, भरे हुए हैं, और इनर सेल है, बाहर और भी सेल मौजूद है, उसमें और भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन आपने देखा कि इस इनर सेल में आकर के ये उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होता है और उसको वहाँ से रिमूव कर देता है, जिसको फिल करने के लिए ऊपर हायर लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आता है और वो रेडिएशन को इमिट करता है, जिसको हम एक्सरे बोलते हैं। तो एक्सरे के ओरिजिन का मेन कारण क्या है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। इनर सेल के कंप्लीट जो सेल है इनर सेल, उनके इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से ये जो कंप्लीट सेल है, बाहर और भी सेल मौजूद हैं, है ना, बाहर और भी सेल मौजूद हैं, लेकिन इनर कंप्लीट सेल के ट्रांजिशन की वजह से एक्सरे स्पेक्ट्रा अराइज होता है या उत्पन्न होता है। जबकि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा किसकी वजह से होता है? इट अराइजेज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में देखा ही है कि आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंप्लीटली यहाँ पर, यानी इस तरीके से जो आउटर सेल के बाहर ये जो अंदर फिल हुए हैं उनको कुछ नहीं होता है। जो जब आप इनको एनर्जी देते हैं तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एनर्जी को लेकर के एक्साइटेड होकर के हायर लेवल में जाते हैं, फिर लौट रहे होते हैं। तो उस टाइम जब रेडिएशन निकालते हैं तो वो इस रीजन में आता है, ऑप्टिकल रीजन में आता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा का कारण क्या है? बाहर वाले आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से ये आता है, जबकि ये इनर सेल के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि कंप्लीट इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाता है पूरी तरह से, और उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्साइट हो रहा है और एक्साइट होकर के लौट आता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि ये जो एक्सरे है इसका इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बिल्कुल डिफरेंट होता है। इमिशन स्पेक्ट्रा अलग होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अलग होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा की, तो ये बिल्कुल दोनों सेम होते हैं। इसका इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन है, इसे आप ध्यान रखें एक्सरे स्पेक्ट्रा और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा के बीच में। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो मास के बेसिस पर भी किया जाता है, स्पिन के बेसिस पर भी किया जाता है, और इंटरैक्शन के बेसिस पर भी किया जाता है। इंटरैक्शन मतलब फंडामेंटल फोर्सेस। तो यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो इंटरैक्शन के बेसिस पर कर रहे हैं। अगर आपको मास और स्पिन के बेसिस पर भी एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप डिटेल में तीनों तरह के क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन या फंडामेंटल फोर्सेस। तो 2 पार्ट में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया, लेप्टॉन और हेड्रॉन। लेप्टॉन उनको बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन या स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील नहीं करते, या इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन नहीं लगता, लेकिन वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन लगता है। हेड्रॉन उनको बोलते हैं जो तीनों तरह के इंटरैक्शन को फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप कहेंगे फंडामेंटल फोर्सेस तो 4 होते हैं, फिर 3 की ही बात क्यों हो रही है? तो जो चौथा है यानी कि ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नेचर में अभी तक मालूम सबसे वीक फोर्स है, सबसे वीक इंटरैक्शन है। इसी वजह से हम ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की बात नहीं करते, क्योंकि वो इतना वीक होता है कि उसके बेसिस पर हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं कि हेड्रॉन्स के बीच में वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए हम ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन को लेकर के कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। बाकी इंटरैक्शन जो है वो थोड़े से इनका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, ये स्ट्रॉन्ग थोड़े होते हैं, इस वजह से हम इन्हीं के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन को फील नहीं करते, ये दोनों इंटरैक्शन को फील करते हैं। हेड्रॉन तीनों के तीनों इंटरैक्शन को फील करते हैं। लेप्टॉन जो होते हैं वो लेप्टॉन के भी अगर हम टाइप की बात करें तो कई टाइप के लेप्टॉन हैं, टोटल 6 टाइप यहाँ पर हमने लिखा है। बाकी इन 6 का एंटी पार्टिकल भी होगा जिसको हमने नहीं लिखा है, बस हमने यहाँ पर लास्ट में क्या लिख दिया, एंटी पार्टिकल। तो टोटल 12 लेप्टॉन होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ, ये 3 हो गए। इन तीनों का न्यूट्रिनो भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन हो गया म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ हो गया टाउ न्यूट्रिनो। अब ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल भी होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन E- है ना, तो दूसरा जो इसका एंटी पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन बोलते हैं उसको, E+ दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है तो फिर यहाँ पर पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो आ जाएगा। म्यूऑन म्यू- है तो म्यूऑन का क्या हो जाएगा, म्यू+ हो जाएगा, जो म्यूऑन का एंटी पार्टिकल होगा। तो इन सभी 6 लेप्टॉन्स के एंटी पार्टिकल्स भी अगर मिला दें तो टोटल लेप्टॉन्स कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है,
चलिए हेड्रॉन की अगर बात करें तो हेड्रॉन को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को बोलेंगे मेसॉन और दूसरे को बोलते हैं बैरियन। अगर हम स्पिन की बात करें, थोड़ा ये ज़्यादा फेमस है इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसकी स्पिन के बेसिस पर अगर हम कहें तो जो मेसॉन्स होते हैं वो बोसॉन की कैटेगरी में आते हैं। बोसॉन कौन होते हैं? जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होता है, और जिनके लिए इनकी वैल्यू मतलब इंटीग्रल नंबर होता है, जिसका स्पिन इंटीग्रल स्पिन होता है उसको हम बोसॉन बोलते हैं, और जिनका स्पिन हाफ इंटीग्रल होता है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 हाफ इंटीग्रल के फॉर्म में जिनका स्पिन होता है उनको फर्मियान बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल ये स्पिन के बेसिस पर अगर हम बोलते तब इस तरीके से हम इनका नाम लिख सकते थे, लेकिन हम स्पिन के बेसिस पर नहीं कर रहे हैं बल्कि इंटरेक्शन के बेसिस पर कर रहे हैं। तो हेड्रॉन के दो टाइप हो गए, मेसॉन एंड बैरियन। मेसॉन की बात करें तो 3 टाइप के, कौन कौन से? पाइऑन, केऑन एंड ईटा। पाइऑन का मतलब पाई की फैमिली, और इसकी फैमिली में 3 मेंबर है, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट। केऑन्स का मतलब के की फैमिली, कौन कौन से केऑन्स हैं? के प्लस एंड के नॉट, यानी इनकी फैमिली में 3 लोग हैं और इनकी फैमिली में 2 लोग हैं। तो जिनकी फैमिली में 3 लोग रहते हैं उनको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, जिनकी फैमिली में 2 लोग रहते हैं उनको हम डबलेट बोलते हैं। तो कितने केऑन्स हो गए? 2। पाइऑन्स कितने हो गए? 3। ईटा कितना है? अकेला, यानी कि ये सिंगलेट है। तो सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइऑन्स, केऑन्स और ईटा ये तीनों क्या बोले जाएंगे? मेसॉन बोले जाएंगे, यानी पाई मेसॉन जिसको बोलते हैं, के मेसॉन बोलते हैं, ईटा मेसॉन बोलते हैं। ठीक है, अब बैरियन को भी आगे फिर से क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में, एक को बोलते हैं न्यूक्लियन और दूसरे को बोलते हैं हाइपरॉन। न्यूक्लियन भी 2 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हाइपरॉन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से? सिग्मा, जाई, लैम्डा, ओमेगा। सिग्मा का ये सिंबल है जिसमें 3 मेंबर है, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट। जाई इसको कैस्केड भी बोलते हैं, तो 3 लाइनें कहीं कहीं दिखाई दी जाती हैं और कहीं कहीं पर इस तरीके से बना दिया जाता है, थोड़ा बॉक्स की तरह, बीच में एक लाइन होती है, इसको हम जाई या फिर कैस्केड बोलते हैं। इसकी फैमिली में 2 लोग हैं, जाई माइनस एंड जाई नॉट। और नेक्स्ट है आपका लैम्डा, जो ए की तरह होता है लेकिन बीच में लाइन नहीं खींचना है, ऊपर नॉट लिखा हुआ है जो इसके चार्ज को दिखाता है। और लास्ट है आपका ओमेगा, जो रेजिस्टेंस की यूनिट ओमेगा होती है, ओम होता है, उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वही सिंबल है और ऊपर माइनस है। तो अगर हम आपसे कहें ओमेगा, पूछे कि ओमेगा सिंगलेट है कि डबलेट है कि ट्रिपलेट है, तो आप देख के बता सकते हैं सिंगलेट है। सिग्मा क्या है? ट्रिपलेट है। और जाई क्या है? डबलेट है। इसी तरह से केऑन्स क्या है? डबलेट है। पाइऑन्स क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर डिटेल में आपको इसके बारे में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में इतनी ही रिक्वायरमेंट है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इतना ही प्रिपेयर रखें, यही बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर Z सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, इन तीनों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है लेकिन मास नंबर सबका अलग अलग है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोले जाएंगे। इसमें इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ये जो ट्राइटियम होता है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा हो गया, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये 20 के अंदर आता है, तो 20 के अंदर स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग सेम होने चाहिए। यहाँ पर तो ठीक है काम चलाऊँ था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, इस वजह से ये रेडियो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो इसको हम आइसोबार बोलते हैं, यानी जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। ठीक है, तो 1H3 और 2He3, एक 2He4 भी होता है और एक 2He3 होता है, तो ये अनस्टेबल होता है और 2He4 जो होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है। तो ये जो हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है और जो हीलियम का ये आइसोटोप है, अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है। इसका मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? आइसोबार। ठीक है, इसी तरह से तीसरा आता है आइसोटोन, जिसमें ना ही एटॉमिक नंबर सेम होगा और ना ही मास नंबर, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं?
आपको पता है ना, यहाँ पर ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपने निकाला नहीं है या इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो समझ गए आप एटॉमिक नंबर से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना होता है तो क्या करते हैं, ए में से जेड को माइनस कर देते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके ना ही एटॉमिक नंबर सेम हो और ना ही मास नंबर, लेकिन उनका डिफरेंस यानी कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, एटॉमिक मास यूनिट, AMU इसको बोलते हैं, और कई जगहों पर सिर्फ यू भी बोला जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये मास की एक यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है, जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यानी बहुत छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं उनके मास को किलोग्राम में रिप्रेजेंट करने की बजाय एक दूसरा यूनिट बना दिया गया, जिसको छोटा सा यूनिट, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट का जो डिफिनीशन है वो क्या कहता है कि कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 समझ रहे ना, वो वाला कार्बन जिसका मास नंबर 12 है, एक और कार्बन होता है जिसका मास नंबर 14 होता है, वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, तो वो दूसरा वाला नहीं, यही वाला कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें भाग को एक AMU बोलते हैं, ठीक है। और इसको जब हम इसकी वैल्यू को रख के कैलकुलेट करते हैं तो ये फाइनल जो वैल्यू आपको याद रखनी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जो इतना मास है, इस मास को हम क्या बोलते हैं, एक AMU। और आप देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इतना ही होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एक AMU एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है। तो मास नंबर अगर किसी का 4 है तो इसका मतलब उसका मास लगभग 4 AMU के आसपास होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मास एनर्जी रिलेशन या मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसको हम आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन भी बोलते हैं। तो आइंस्टीन ने ये बताया कि मास कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि वो एनर्जी का ही एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। जब उस मास को आप जलाते हैं, है ना, मास को जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो अपने इक्विवेलेंट एनर्जी दे करके जाती है, ठीक है। तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कितने मास से कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, उसके लिए इन्होंने रिलेशन बताया कि डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, जहाँ पर डेल्टा M क्या है, वो मास है जिसको आप डिस्ट्रॉय करेंगे, और डेल्टा E वो एनर्जी है जो आपको मिलने वाली है। तो अगर हम इस डेल्टा M की जगह पर 1 AMU रख दें, ये इतना मास ले लें, अगर हम इतने मास को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, ये आपको देखना है यहाँ पर। तो जब डेल्टा M इक्वल टू 1 AMU रख देते हैं और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ से स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो एनर्जी हमें मिलती है वो आती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सारी बुक में सिर्फ 931 भी लिखा रहता है, तो आप ध्यान रखें कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो किस 931 से मैच हो रहा है या 931.5 से हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी एक AMU मास के डिस्ट्रॉय होने से जो एनर्जी हमें मिलती है वो है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि 1 AMU मास इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि एक AMU मास के डिस्ट्रॉय होने से कितनी एनर्जी हमें मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसके लिए ये फार्मूला है R इक्वल टू R0 A⁻1/3, जहाँ पर A मतलब मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या, मास नंबर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल, दैट मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम। तो R इक्वल टू R0 A⁻1/3 से आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साइज का अंदाज लगा सकते हैं, जहाँ पर R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है, ठीक है। न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करें तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई डेंसिटी होती है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी जगह में, छोटे से वॉल्यूम में ढेर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहाँ पर इकट्ठा रहते हैं। तो उसकी जो डेंसिटी होती है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या है,
मास डिफेक्ट का मतलब ये कि जैसे देखिए कोई एटम की जब हम बात करते हैं तो उस एटम का जो अपना एक रेस्ट मास होगा, है ना, उस एटम का अपना एक रेस्ट मास होगा, तो ठीक है वो आपको पता चल गया, रेस्ट मास किसी मेथड से आपने मेजर कर लिया। लेकिन अगर आपको उसी एटम या कह लीजिए उसके न्यूक्लियस का, जैसे मान लीजिए कोई एटम का न्यूक्लियस है और आपको इसका मास पता चल गया, किसी मेथड से रेस्ट मास इसका पता चल गया, अगर इसके मास को कैलकुलेट करना हो तो एक तरीका और है ना कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, आप ये पता कर लीजिए। और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है, तो एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास पता है, तो इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन या जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनको कैलकुलेट करके आप इसका टोटल मास कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो एक तो आपके पास इसको मेजर करने से जो मास मिला उसको हम बोल रहे हैं रेस्ट मास, दूसरा हम इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेसिस पर कैलकुलेशन करके इसका मास निकालते हैं, उसको हम बोलेंगे कैलकुलेटेड मास। तो कैलकुलेटेड मास और रेस्ट मास में जब हम कंपेयर करते हैं दोनों को, तो दोनों में एक डिफरेंस मिलता है, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए लेकिन होते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये कि जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब मिल करके ये न्यूक्लियस बना रहे थे, तो बनाने के बाद, बनाने के दौरान कुछ मास यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है जो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के बेसिस पर जब हम कैलकुलेशन करके मास निकालते हैं तो वो ज़्यादा आता है और हमको जो प्रैक्टिकली जो रियल में मिल रहा है वो कम है। इसका मतलब कि ये सारे प्रोटॉन जब मिल करके इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बन रहा था, उस दौरान कुछ एनर्जी कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया जिसके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, और उसी एनर्जी को हम इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। उसी एनर्जी की वजह से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बाउंडेड है, नहीं तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बंधे हुए न रहते। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक दूसरे से बंधे हैं, जितनी एनर्जी से बंधे हैं, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है मास में डिफरेंस या मास डिफेक्ट, है ना। कैलकुलेटेड मास और प्रैक्टिकल मास या रेस्ट मास के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग या उसके इक्विवेलेंट जितनी एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उसी बाइंडिंग एनर्जी से हमारा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। जैसे ही हम उस बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी बाहर से दे देंगे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर से आज़ाद हो जाएंगे, इनफाइनाइट पर एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे और ये न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मास डिफेक्ट क्या होता है। किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन या जितने, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही तो है ना। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल? प्रोटॉन की जगह पर एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, तो n इक्वल टू कितना? a माइनस जेड। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाए और एक न्यूट्रॉन का मास मालूम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाए, एक प्रोटॉन का मास पता है, तो इनसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया न्यूक्लियस का कैलकुलेटेड मास, और ये है रेस्ट मास। दोनों का डिफरेंस करेंगे, कुछ एक डिफरेंस कुछ वैल्यू आती है, दोनों इक्वल होते तो डिफरेंस जीरो आ जाता, लेकिन जीरो नहीं आता, कुछ वैल्यू आती है, दैट मीन्स कैलकुलेटेड मास के कंपेरिजन। और इसी मास डिफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें, मास डिफेक्ट और मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ जो फार्मूला हमने लिखा है बाइंडिंग एनर्जी का वो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग है सॉरी। तो मास डिफेक्ट अगर आपको मालूम हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या कितनी एनर्जी की वजह से ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बाउंडेड हैं ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये जो बाइंडिंग एनर्जी होता है इसको हम अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दें तो इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी को जब नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आता है इससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस कितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। किसी भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सीधे सीधे स्टेबिलिटी को पॉइंट आउट करता है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू उतनी ज़्यादा उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इन सब के ऊपर सवाल भी आते हैं जिनको हम आगे की क्लास में करेंगे, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूक्लियर फिजन, फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर रिएक्टर।
तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है। मान लीजिए X नाम का कोई एलिमेंट है या न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, उस पर हमने A नाम के किसी पार्टिकल का बम्बार्टमेंट किया। अब ये अल्फा हो सकता है या फिर ये न्यूट्रॉन हो सकता है या कोई और पार्टिकल हो सकता है। तो X नाम के एलिमेंट के ऊपर जब हम A नाम के पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं तो बम्बार्ड करने के बाद अगर ये X कन्वर्ट हो जाए Y नाम के एलिमेंट में, किसी दूसरे एलिमेंट में, और साथ में हमें कोई और भी पार्टिकल मिले, तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका न्यूक्लियस ही चेंज हो गया, यानी ये जो एलिमेंट था अब ये वो एलिमेंट नहीं रहा, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। यहाँ से अगर हम कहें आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मतलब क्या, आर्टिफिशियली हमने एलिमेंट को जबरदस्ती दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन या न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन या न्यूक्लियर रिएक्शन कराया गया था वो ये रिएक्शन था। जब हम नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करते हैं तो ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में, साथ में हमें एक हाइड्रोजन भी मिलता है, ये 1H1, जिसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं और इसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इसको लिखने का तरीका क्या है। जब A नाम के पार्टिकल का बम्बार्टमेंट आपने किया था और रिएक्शन में फाइनली आपको B नाम का कोई पार्टिकल मिला था, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं AB। इसी तरह से यहाँ पर हमने अल्फा का बम्बार्टमेंट किया और हमको यहाँ पर क्या मिला है, प्रोटॉन, तो इसको अल्फा P लिख दिया जाता है। इसी तरह से एक और रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखा हुआ बोरान है, और बोरान के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट किया गया तो हमको नाइट्रोजन मिला है और साथ में न्यूट्रॉन मिला है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और हमें यहाँ क्या मिला है, न्यूट्रॉन, तो अल्फा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर रिएक्शन को या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन को शो करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियर फिजन। तो दो टॉपिक हमें पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन को हम लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले न्यूक्लियर फिजन को पढ़ लेते हैं, फिजन के टाइप को पढ़ लेते हैं और फिजन को रेडियो एक्टिविटी से कंपेयर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देखेंगे और लास्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक, तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, इसको आपने पढ़ रखा होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर हम कोई हाई एनर्जी वाले पार्टिकल का बम्बार्टमेंट करते हैं और ऐसा करने पर वो पार्टिकल या वो न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है दो छोटे न्यूक्लियस में लगभग बराबर साइज के या बराबर मास के। कोई एक हैवी न्यूक्लियस है, उस पर हमने किसी पार्टिकल का बम्बार्टमेंट किया और उसकी वजह से वो पूरा हैवी न्यूक्लियस दो लगभग बराबर मास वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। जैसे यूरेनियम 92-235 पर अगर हम हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन का बम्बार्टमेंट करें तो ये यूरेनियम क्या करता है, इस न्यूट्रॉन को पहले एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है दो लगभग बराबर मास वाले या साइज वाले पार्टिकल में, यानी कि बेरियम और क्रिप्टॉन। यहाँ ध्यान रखें ये क्या है, ये बेरिलियम इसको बोलते हैं और ये क्या है, बेरियम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी ये बोरान है। बेरिलियम के बाद जो आता है ये बोरान है, यानी थोड़ा ध्यान रखें, Be हमारा बेरिलियम होता है, जिसके ऊपर हमने पीछे आपको बताया था क्वेश्चन में, Be+3 जो होता है ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम, जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद बेरिलियम के बाद क्या है, बोरॉन है, जिसको हम B से एक्सप्रेस करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 5 है। और यहाँ पर जो हमने लिखा वो बेरियम पढ़ा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 56 है। ठीक है, तो यूरेनियम 92-235 पर जब न्यूट्रॉन का बम्बार्टमेंट करते हैं तो ये यूरेनियम 92-236 में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में 3 और न्यूट्रॉन भी हमको यहाँ पर मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट या इसके इक्वल एनर्जी भी हमें यहाँ पर मिल रही होती है। यानी न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है उसमें जब ये हैवी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो हमको साथ में ढेर सारी एनर्जी भी हीट के फॉर्म में मिल रही होती है, और यही हमारे काम की चीज़ है या यही हमारे लिए खतरनाक भी है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें, जब एक हैवी न्यूक्लियस पर बम्बार्टमेंट करने से वो लगभग दो इक्वल साइज के न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है
इस प्रोसेस को अगर हम लगातार कंटिन्यू करवाना चाहते हैं ताकि हमको ढेर सारी एनर्जी मिल जाए, तो इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि यूरेनियम 92-235 है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन आपने डाला और ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ और ऐसा ये रिएक्शन जो है चलता रहेगा। ये जो तीनों न्यूट्रॉन आगे निकले हैं, ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉन बाकी जो यूरेनियम के बचे हुए एटम हैं, क्योंकि ये जो यूरेनियम का हम दिखा रहे हैं रिएक्शन, ये किसी एक एटम के ऊपर ये दिखा रहे हैं ना। तो जो आप यूरेनियम का सब्सटेंस मटेरियल लेंगे तो उसमें बहुत सारे उसके एटम होंगे, तो किसी एक एटम के ब्रेक होने से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और ये तीनों न्यूट्रॉन अब वही वाला काम करेंगे जो ये वाला न्यूट्रॉन कर रहा था। ये न्यूट्रॉन क्या कर रहा था? यूरेनियम को ब्रेक कर रहा था। तो ये तीनों न्यूट्रॉन भी यूरेनियम के बचे हुए जो एटम हैं उनके ऊपर इंसिडेंट होंगे और उनको ब्रेक करेंगे। ऐसा हम सोचते हैं कि ये लगातार ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को ब्रेक करेंगे, जिनसे 3 3 3 यानी 9 न्यूट्रॉन मिलेंगे। हर एक न्यूट्रॉन फिर से एक यूरेनियम को ब्रेक करेगा, 3 3 और न्यूट्रॉन मिलेंगे, जिससे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 9 27 81 ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा करने के लिए कुछ एक टर्म एंड कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पर निकलते हैं, चूंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये वाले हाई एनर्जी वाले जो न्यूट्रॉन हैं, इस वाले न्यूट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी इस न्यूट्रॉन की होती है। तो ये वाले न्यूट्रॉन जब दूसरे यूरेनियम एटम के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो उन यूरेनियम एटम के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखें, जैसे ये मान लीजिए यूरेनियम पूरा मटेरियल है ना, सब्सटेंस है, और इसमें ये हाई एनर्जी वाला जब न्यूट्रॉन जाकर के बम्बार्ड करता है तो इसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, पेनिट्रेट करके बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। स्लो मूव करने वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं, उन न्यूट्रॉन की हेल्प से यूरेनियम के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस वाले ये यहाँ जो न्यूट्रॉन हमें मिल रहे हैं उनकी एनर्जी चूंकि बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड रहती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी एनर्जी को कम करना पड़ेगा और इनकी एनर्जी को इस रेंज से हमें कम करना पड़ता है। और ऐसा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मॉडरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ये जब आप रिएक्शन कराएंगे तो जब न्यूट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं, चूँकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हम मॉडरेटर का इस्तेमाल अगर करें और इनकी एनर्जी को थोड़ा कम करें तो फिर ये जो न्यूट्रॉन है वो आगे के यूरेनियम एटम को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए, यानी चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें मॉडरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि इन न्यूट्रॉन्स की हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन की स्पीड को या उनकी एनर्जी को कम किया जा सके। और दूसरी एक और कंडीशन है कि साइज ऑफ ये जो सब्सटेंस है इसका साइज क्या होना चाहिए? एक क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि यूरेनियम एकदम थोड़ा सा ले लें या उसका साइज बहुत ही कम हो तब भी इसमें ये न्यूट्रॉन जा करके उस पर बम्बार्ड करेगा और उसमें ये फिजन वाला प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं, एक मिनिमम साइज से अगर कम साइज हुआ आपके इस मटेरियल का साइज अगर एक मिनिमम साइज से कम हुआ तो फिर इस न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करने की पॉसिबिलिटी, उससे टकराने की पॉसिबिलिटी घट जाती है और ये जो रिएक्शन है वो चेन रिएक्शन के फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाता, रिएक्शन रुक जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूक्लियर फिजन का ये जो प्रोसेस है ये चेन रिएक्शन के फॉर्म में आगे लगातार बढ़ता रहे, ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को ब्रेक करें और यहाँ से निकलने वाले जो 3 न्यूट्रॉन हैं और यहाँ से निकलने वाले 3 न्यूट्रॉन हैं ये आगे फिर से अपने आगे एक यूरेनियम को ब्रेक करें और 3 न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करें। अगर आप चाहते हैं कि ये चेन रिएक्शन ऐसे चलता रहे तो इसके लिए सबसे पहले आपको न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करना पड़ेगा मॉडरेटर की हेल्प से। दूसरा काम आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यूरेनियम है उसका साइज एक क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ये रुक जाएगा। और उस मिनिमम साइज को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल साइज। तो यूरेनियम जो सब्सटेंस हम यहाँ पर लेंगे, फ्यूल लेंगे कह लीजिए, उसका साइज क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए और इमिट होने वाले या ये नए वाले जो न्यूट्रॉन हैं इनकी एनर्जी इस एनर्जी से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन को एक चेन रिएक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ कंडीशन हैं। अगर इन कंडीशन को आप सेटिस्फाई करते हैं तो ये रिएक्शन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और बहुत ही कम टाइम में सारे के सारे जो यूरेनियम एटम है वो ब्रेक हो जाएंगे और हमको इतना कर करके ढेर सारा एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो ढेर सारा एनर्जी हमें मिल जाएगा, इस चीज़ को हमें 2 तरीके से इस्तेमाल करना है, एक डिस्ट्रक्टिव काम के लिए और दूसरा कंस्ट्रक्टिव काम के लिए।
जैसे एटम बम जो होता है उसका उपयोग हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव काम के लिए, जैसे युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, कहीं पर हमको सबको बर्बाद करना है तो वहाँ पर हम एटम बम फेंक देंगे। और एटम बम में क्या होगा, एटम बम में हम इस रिएक्शन को चाहते हैं जल्दी से जल्दी चेन रिएक्शन बहुत फास्ट हो और ढेर सारा अमाउंट हीट क्रिएट हो जिसकी वजह से पूरा तबाही मच जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराना पड़ेगा, यानी जो भी न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं सारे न्यूट्रॉन को आप आज़ाद छोड़ दीजिए कि जाओ सारे एटम, जितने भी यूरेनियम के एटम मिल रहे हैं सबको ब्रेक कर डालो और ढेर सारी हीट को प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवाने के लिए हमें कुछ भी, सिर्फ हमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ये बहुत तेज गति से ये रिएक्शन होगा और ढेर सारा अमाउंट में आपको हीट मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एटम बम में यही प्रोसेस को हम करा रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो इतना बहुत ही कम टाइम में इतना अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम इसको धीरे धीरे यूज़ करना चाहते हैं कि ऐसा हो कि ये रिएक्शन अचानक ना ख़त्म हो जाए, ये चलता रहे धीरे धीरे और हमको हीट मिलता रहे जिसका हम किसी कंस्ट्रक्टिव काम में यूज कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, ये जो चेन रिएक्शन है इसको अगर हम कंट्रोल वे में करना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और ये कहाँ कराया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, यानी कि परमाणु भट्ठी में। तो बिजली को उत्पन्न करने के लिए, लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी लाइट मतलब प्रकाश नहीं, लाइट मतलब जिसको हम लोग बिजली को लाइट बोलते हैं ना, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कौन सा प्रोसेस करा रहे होते हैं, न्यूक्लियर फिजन करा रहे होते हैं। और न्यूक्लियर फिजन का कौन सा वाला तरीका, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन या कंट्रोल्ड चेन न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, और एटम बम में कौन सा न्यूक्लियर फिजन होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं कि ये जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं हर एक फिजन के बाद, उसमें से 2 न्यूट्रॉन को हम रोक देते हैं किसी मेथड से, 1 न्यूट्रॉन को ही सिर्फ आगे बढ़ने देते हैं ताकि वो किसी दूसरे यूरेनियम एटम को ब्रेक कर सके और हमें फिर से एनर्जी दे सके। ठीक है, तो 2 को आपने रोक लिया, 1 आगे गया, 1 यूरेनियम को उसने ब्रेक किया, फिर से 3 न्यूट्रॉन निकले, उसमें से फिर से 2 को आपने रोक लिया, 1 आगे बढ़ा और वो फिर से, इस तरीके से आपने क्या किया, इसको कंट्रोल कर लिया। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जहां हमें अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए एटम बम में, वहाँ पर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजन में क्या सिमिलरिटी है या डिफरेंस कर लीजिए, कंपैरिजन करेंगे थोड़ा इनको। तो आपने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ही न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, किसी भी फिजिकल या केमिकल कंडीशन को चेंज करके हम उनको प्रभावित नहीं कर सकते। तो रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप होता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन जो है ये अपने आप नहीं होता है, इसको हम कराते हैं। जब हम यूरेनियम जैसे मटेरियल्स के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं तब जाकर के ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, अपने मन से नहीं होता है। तो न्यूक्लियर फिजन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जबकि रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, दूसरा जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो ये है कि रेडियो एक्टिविटी में हमें अल्फा बीटा और गामा रेज मिलती हैं, है ना, न्यूक्लियस में से अल्फा या बीटा, साथ में गामा रेज मिलती हैं। लेकिन गामा रेज के फॉर्म में जो हमें रेडिएशन या एनर्जी मिलती है वो बहुत कम होती है रेडियो एक्टिविटी में, जबकि न्यूक्लियर फिजन में जो हमें गामा रेज के फॉर्म में रेडिएशन मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा, जो यहाँ पर हमें हीट या रेडिएशन मिल रहा है, ये जो हमें एनर्जी मिल रही है ये रेडिएशन यानी गामा के फॉर्म में मिलती है, और ये बहुत ही ज़्यादा होती है न्यूक्लियर फिजन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाई रेडिएशन मिलता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का, जबकि यहाँ पर कम ही मिलता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि रेडियो एक्टिविटी को हम किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर प्रोसेस है, जबकि फिजन एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे हम न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करते हैं, यानी कैसे हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराते हैं, इसके लिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और कैसे ये वर्क करता है और कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स होते हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक चैम्बर है, यहाँ पर ये एक चैम्बर है जिसको हम फिजन चैम्बर बोलते हैं।
इसके अंदर फिजनेबल सब्सटेंस है या कह लीजिए फ्यूल है जिसका फिजन होना है, और इसके आसपास ये जो हमने डॉट डॉट करके दिखाया है इसको हम बोलते हैं मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का काम आप जान ही गए हैं कि जब भी यहाँ पर फिजन होगा इस फिजनेबल सब्सटेंस में, यूरेनियम रॉड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ये फिजन होगा और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो उन तीनों न्यूट्रॉन की स्पीड या एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कम करने के लिए, ताकि कम करना होगा हमें ना, क्योंकि ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ाना है, तो उनकी स्पीड या एनर्जी को कम करने के लिए हमें मॉडरेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये यूरेनियम रॉड है या फिजनेबल सब्सटेंस है, ये मॉडरेटर है, और यहाँ जब प्रोसेस होने के बाद तीनों न्यूट्रॉन निकलते हैं तो उनकी एनर्जी को, ये स्पीड को कम करता है। यहाँ पर 2 रॉड जो आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रॉड। इनका काम ये होता है कि जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनमें से 2 न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर सके। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनका नाम क्या है, कंट्रोल्ड रॉड। तो जब यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होगी और उसकी वजह से ढेर सारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो वो एनर्जी जो है वो यहाँ पर, ये जो हम ट्यूब दिखा रहे हैं, इस ट्यूब में क्या भरा होता है, कूलेंट भरे होते हैं। और कूलेंट का काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पर हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये कूलेंट इधर से आगे बढ़ते हैं। ये पंप लगा हुआ है, हम इसको बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये कूलेंट इधर से पास होते हुए यहाँ पर एक चैम्बर में आता है, जिसमें इस चैम्बर में क्या होता है, पानी भरा रहता है। तो जब ये कूलेंट यहाँ से एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से आगे बढ़ता है और इस पानी वाले टैंक से हो करके गुजरता है, तो जो पानी है अपनी एनर्जी को क्या करता है, वो पानी को ट्रांसफ़र कर देता है। यानी जो वाटर है वो इस पूरी हीट को, जो कूलेंट इधर से लेकर के जा रहा था, वो पूरी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, जब पानी को आप हीट देंगे या एनर्जी देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। और इवेपोरेशन होने से स्टीम बनती है। उस स्टीम को एक ट्यूब से हम इधर पास करते हैं जहाँ पर एक पंखा लगा होता है, और ये पंखा जब घूमने लगता है प्रेशर से, स्टीम के प्रेशर से, तो इससे आगे कनेक्ट होता है एक आर्मेचर कॉइल, और उसके ऊपर नीचे मैग्नेट लगा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो आर्मेचर कॉइल घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना होती है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो करंट को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इस तरीके से कराया जाता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो उसकी वजह से ये पानी गर्म हो, और पानी के गर्म होने से भाप बने, उस भाप से आपका ये जनरेटर चलने लगे और आगे इलेक्ट्रिसिटी उधर प्रोड्यूस हो। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो जब ये स्टीम इधर से गुजरता है और ये पंखा घूमता है, तो ऐसा तो है नहीं पंखा घूम जाएगा तो भाप खत्म हो जाएगा। भाप मतलब क्या, वो जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो तो इस पंखे को घुमाते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो क्या होगा उसका, वो स्टीम इधर से होते हुए फिर से इधर से पास होगी, और एक और यहाँ पर चैम्बर है। इस चैम्बर में हम इधर से कोल्ड वाटर डालते हैं, और यहाँ पर भी एक नली रहती है जिससे ये कोल्ड वाटर जब अंदर आप डालेंगे, और स्टीम चूँकि ये गर्म है तो उसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है और गर्म पानी इधर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस यहाँ पर ये जो स्टीम इधर से आगे बढ़ रही थी, वो स्टीम को हम दोबारा से पानी बनाना चाहते हैं, इसलिए उसे हमें ठंडा करने की ज़रूरत है। तो बाहर से इधर से ठंडा पानी डालेंगे, उस ठंडे पानी की वजह से ये स्टीम कंडेंस हो जाएगी, मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए इसका नाम कंडेंसर है। तो फिर क्या होता है कि ये जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो दोबारा से हम इसको यहाँ से आगे से पास करते हैं, यहाँ से इस वाले चैम्बर में, जहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कूलेंट आकर के जिस पानी को गर्म किया था वो पानी जो कि भाप बन के इधर से इधर जा रहा था, अब वही भाप दोबारा से जब यहाँ पानी बन जाता तो दोबारा से हम इसको इस चैम्बर में पहुँचा देते हैं। और वो कूलेंट जो यहाँ से हीट को लेकर के यहाँ पर गया हुआ था और इस पानी को भाप में कन्वर्ट कर रहा था, वो कूलेंट जब अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो दोबारा से ठंडा होते हुए इधर से वापस से अपनी उस जगह पर पहुँच जाता है। तो ये ओवरऑल इसका प्रोसेस है, इसका वर्किंग है कि कूलेंट हीट को लेगा, चैम्बर के अंदर जाएगा, पानी को गर्म करके भाप बनाएगा और खुद ठंडा होते हुए, क्योंकि इधर से हम दोबारा से ठंडा पानी पहुंचा रहे हैं, तो ठंडा होते हुए या अपनी एनर्जी को इस पानी को देते हुए ये वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। और ये जो भाप है ये आगे जा कर के पंखे को घुमाती है, यहाँ पर बिजली पैदा होती है और वो भाप फिर से यहाँ पर ठंडा कर दिया जाता है और पानी बन के दोबारा से इस चैम्बर में पहुँचा दिया जाता है।
ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम करती है। अब इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं थोड़ा समझ लीजिए। फ्यूल के रूप में आप कोई भी फिजनेबल सब्सटेंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रॉड हमने यहाँ पर दिखाया है यूरेनियम का। दूसरा है मॉडरेटर। तो आप समझ ही गए हैं मॉडरेटर का काम क्या होता है कि फिजन होने के बाद जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी स्पीड या उनकी एनर्जी को कम करना, ताकि आगे फिजन का प्रोसेस कंटिन्यू हो सके, चेन रिएक्शन हो सके। तो एज अ मॉडरेटर क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है और बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में? मॉडरेटर के रूप में, जिनका काम है न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करना। दूसरा है कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर का काम करते हैं ये लोग। जो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता है उसमें से 2 को ये कंट्रोल कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 1 न्यूट्रॉन बचता है जो आराम से ही फिजन के प्रोसेस को कराता है और यहाँ पर कोई ब्लास्ट नहीं होता है। ठीक है। तो कंट्रोल रॉड की तरह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर की तरह कैडमियम या फिर बोरान का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें, और बल्कि आप तीनों याद रखें, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखें कि मॉडरेटर की तरह हैवी वाटर का, ग्रेफाइट का या बेरिलियम का इस्तेमाल, कंट्रोल रॉड की तरह जिनका काम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना है उनके लिए कैडमियम या बोरान को यूज कर सकते हैं। कूलेंट जो यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करके इधर से जा रहा था, उस कूलेंट के फॉर्म में हम किसका यूज कर सकते हैं? हीट एब्जॉर्बर के फॉर्म में हैवी वाटर का इस्तेमाल यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी है, या फिर लिक्विड सोडियम का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कूलेंट के फॉर्म में। इसके अलावा 5वां पॉइंट यहाँ पर जो है वो है सील्ड। सील्ड मतलब ये जो चैम्बर है, ये पूरा जो सिस्टम है आप कह लीजिए, या जो फिजन का जो प्रोसेस हो रहा है वो एक सील्ड यानी कि एक मजबूत कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, ताकि रेडिएशन जो है यहाँ से बाहर ना निकले और जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उनको भी कोई हानि ना पहुँचे। ठीक। और लास्ट में है सेफ्टी रॉड। और सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल ये होता है कि यहाँ पर कुछ सेफ्टी रॉड लगी होती हैं। इमरजेंसी के केस में जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगता है, रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो सेफ्टी रॉड अपने आप यहाँ पर अंदर गिर जाती हैं और सभी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये रिएक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है। ठीक है। तो इमरजेंसी के लिए सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखें न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। लास्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। The process in which 2 lighter nuclei combine to form a single heavier nucleus, यानी 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो और कंबाइन होकर के एक थोड़ा हैवी न्यूक्लियस बना दें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और फ्यूजन में क्या हो रहा था? एक हैवी न्यूक्लियस टूट रहा था 2 लाइटर न्यूक्लियाई में। तो उसमें एक हैवी न्यूक्लियस 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर के एक हैवियर न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर देखें 1H2 + 1H2, मतलब ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो ये ड्यूटेरियम जो कि बहुत ही हल्के न्यूक्लियाई हैं, बहुत ही कम इनका मास है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। तो 1H3 + 1H1 + 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिलती है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। इसी तरीके से ये जो 1H3 बनता है वो आगे फिर अगले 1H2 एटम के साथ कंबाइन होकर के 2He4 बनाता है, एक न्यूट्रॉन मिलता है और 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है। यानी ये जो ड्यूटेरियम के जो कंबाइन होने का प्रोसेस है, ये 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले 2 एटम कंबाइन होकर के 1H3 बनाते हैं और ये 1H3 दूसरे ड्यूटेरियम एटम के साथ मिलकर के 2He4 बना लेता है। और इन दोनों प्रोसेस को आप इकट्ठा अगर देखें तो नेट रिएक्शन क्या होगा? ये वाला 1H3 और ये वाला 1H3 कैंसिल करेंगे, 1H2 3 ड्यूटेरियम एटम मिल करके एक हीलियम एटम बनाते हैं, प्लस 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, प्लस एनर्जी टोटल कितनी हो गई? 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे जब ये न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और मिल करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये इसलिए इतना ज़्यादा ये पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो एनर्जी हमें मिलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है। एनर्जी आउटपुट पर यूनिट मास न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में ज़्यादा है न्यूक्लियर फिजन से।
अब ये चीज़ एक देखने में कन्फ्यूजन हो सकता है कि वहाँ पर हमने लिखा था 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ हमने लिखा है 21 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखिए वहाँ पर कि जो हम यहाँ पर फिजनेबल सब्सटेंस हमने उसमें यूज़ किया था वो था यूरेनियम 92-235, साथ में 0N1 यानी एक न्यूट्रॉन। तो 235 और न्यूट्रॉन का 1 मिला करके 236, यानी 236 न्यूक्लियन के बराबर मास। और एक न्यूक्लियन का मास यानी एक न्यूट्रॉन की बात करें या एक प्रोटॉन की बात करें, उसका मास कितना होता है? लगभग 1 AMU के इक्वल। यही तो आपने पढ़ा ना, 1 AMU 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना ही होता है। और ये जो यूरेनियम 92-235 है, ये क्या है? नंबर ऑफ, ये मास नंबर इसी को बोलते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ही तो है ये। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यूरेनियम का जो मास है वो लगभग 235 AMU के इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं। तो आप सोचिए 235 AMU मास के कंज्यूम होने से जो हमें एनर्जी मिल रही थी वहाँ पर वो थी 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंज्यूम नहीं कहेंगे इसको, मतलब इतना हम जब फ्यूल यूज कर रहे थे तो जब रिएक्शन हो रहा था तो हमको उतनी एनर्जी मिल रही थी। बाकी हमको बेरियम और क्रिप्टॉन भी तो मिल रहे थे, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी तो मिल रहे थे। तो 235 AMU ईंधन हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया है और रिएक्शन होने के बाद इतनी एनर्जी हमें मिली है। तो अगर हम 1 AMU के इक्विवेलेंट पता करें तो 200 बटे में 235 AMU आएगा। और आप देखिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मतलब 1 AMU मास से, 1 AMU फ्यूल से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होगा न्यूक्लियर फिजन के केस में। जबकि फ्यूजन के केस में आप जरा देखिए 2, 4 और 6, मतलब 6 AMU मास को या 6 AMU फ्यूल को जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर 21 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी मिल रही है। इसका मतलब 1 AMU के करस्पॉन्डिंग लगभग कितना हो जाएगा? ये 3 पॉइंट समथिंग मान लीजिए आप, 3.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इतनी एनर्जी हमें मिल रही है। तो आप देख लीजिए वो 1 भी नहीं है और ये 3.5 और 4 के आसपास है। तो उससे कितना ज़्यादा एनर्जी हमें न्यूक्लियर फिजन के केस में, फ्यूजन के केस में मिलता है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, एनर्जी आउटपुट पर यूनिट मास। टोटल का ना देखिए, वहाँ पर जब ज़्यादा मास यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। पर यूनिट मास पर आप कंपेयर करिए तो पर यूनिट मास जो एनर्जी आउटपुट मिलता है फ्यूजन के केस में, वो फ्यूजन के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसी वजह से ये रिएक्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड कहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा होता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हाइड्रोजन बम जो है, जो हाइड्रोजन जिसमें फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यानी अगर आपको हाइड्रोजन बम को विस्फोट कराना है तो उसके लिए आपको, यानी कुल मिला के आप न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन करा रहे हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो अगर आपको हाइड्रोजन बम का विस्फोट कराना है तो अर्थ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एटम बम फोड़ना पड़ेगा ताकि इतना हीट प्रोड्यूस हो सके कि हाइड्रोजन बम के अंदर होने वाला ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन तभी हो पाता है जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा 10⁻7 ऑर्डर का इतना टेम्परेचर होता है, तब जाकर के ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो अर्थ पर इतना टेम्परेचर है नहीं, इसके लिए आपको पहले एटम बम फोड़ना पड़ेगा, फिर उतना टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा कि ये आपका हाइड्रोजन बम वहाँ पर इस रिएक्शन को कर सके और इसका विस्फोट हो सके, जिसकी वजह से ढेर सारे अमाउंट में आपको हीट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, जबकि सन पर ये बड़े ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सन का जो अंदर का पार्ट है जिसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, वो 10⁻7 ऑर्डर का होता है। तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ही हो रहा होता है, जिसकी वजह से सन लगातार इतने सालों से हमें एनर्जी देता जा रहा है। तो सन की एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और सन जो होता है वो मैक्सिमम जो सन का हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? हीलियम और हाइड्रोजन से। लगभग 90% आप कह सकते हैं, 80 to 90% हाइड्रोजन वहाँ पर मौजूद है और बाकी का भाग क्या है? हीलियम है। ठीक है ना, तो हीलियम की डिस्कवरी हमने बताया था सोलर स्पेक्ट्रम जब उसका देखते हैं
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब देखते हैं सन का, तो वहाँ पर हमको पता चला था कि सन के पास हीलियम नाम का एलिमेंट वहाँ पर मौजूद है। तो सन पर हीलियम और हाइड्रोजन नाम के जो एलिमेंट हैं, ये लाइट न्यूक्लियाई जो है इतने हाई टेम्परेचर पर 10⁷ केल्विन टेम्परेचर पर वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है और ये आपस में कंबाइन होते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और ढेर सारी एनर्जी वहाँ पर रिलीज करते हैं जो हमें रेडिएशन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में इतनी बातें आप ध्यान रखें कि इसमें जो एनर्जी आउटपुट होता है पर यूनिट मास का बहुत ज़्यादा है। हल्के हल्के न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दो एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन बम जिसके लिए पहले एटम बम फोड़ना पड़ेगा, दूसरा सन जहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर आसानी से ये रिएक्शन हो पाता है और हमें एनर्जी मिल पाती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी थियोरेटिकल टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर, जिनको आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, इनके ऊपर प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रखें कि आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ ऐसा टॉपिक है नहीं जिसके ऊपर ढेर सारा न्यूमेरिकल पूछा जाए। क्वेश्चन तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूछी ही जाती हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो एक्सरे में जो आपने फार्मूला पढ़ा, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह का फार्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, प्रोटॉन, ये सब जो पूछा जाता है, आइसोटोप, आइसोबार, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में। धन्यवाद।